को हम शुरू करते हैं। और एक बात ध्यान रखना, क्लास को पूरा देखना, ठीक है ना। अगर आपको क्लास थोड़ी स्लो लगती है तो कृपया करके आप जो अपने प्लेबैक में जाकर उसको स्पीड क्या कर लेना, आप 1.25 की एक्स पर जाकर देख लेना, ठीक है ना। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। देखो, आज की क्लास को पढ़ने से पहले मैं आपको क्या बता दूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे हम कल पढ़ रहे थे उसी क्लास को अगर हम रिकॉल करते हुए चलें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको बताई थी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यह एक क्या है आपके पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। ये क्या है आपके पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना मैंने आपको सिखाया था कि आप एज इट इज लिखें। आप इसको क्या लिखें, ए एक्स स्क्वायर प्लस जो बी वाली टर्म है उसको ब्रैकेट बनाए, यहां पर लगाएं एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब जैसे कि आप जानते हैं, जैसे आपके पास जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी, कांस्टेंट वैल्यू से पहले जो साइन होगा, जैसे कांस्टेंट वैल्यू सी है और सी से पहले यहां पर पॉजिटिव है तो बीच में आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब आपके पास दो नंबर आपको ढूंढने होते हैं। अब दो नंबर वो क्या होने चाहिए सर, अब आप क्या करते हो, एक एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की कांस्टेंट से मल्टीप्लीकेशन करते हो, यानी कि ए की मल्टीप्लीकेशन सी के साथ करते हो। यहां तक बात आपको समझ में आई। अब ए की मल्टीप्लीकेशन जब हम सी के साथ करते हैं तो जो वैल्यू हमारे पास बनकर आती है तो उसी वैल्यू का आंसर हमें क्या निकालना होता है। अब वो दो भागों में तोड़ना है। अब दो नंबर कैसे सोचने, जो ऐड करें तो बी के बराबर आए और उन दो नंबरों की मल्टीप्लीकेशन करें तो ए सी के बराबर आए, है ना। फॉर एन एग्जाम्पल हमने दो नंबर क्या ऐड कर लिए, एक नंबर मैंने मान लिया P और एक नंबर हमारे पास क्या हो गया, Q। तो ये P और Q क्या नंबर होने चाहिए हमारे पास, P प्लस Q तो बराबर होना चाहिए B के, और P की मल्टीप्लीकेशन Q के बराबर, P की मल्टीप्लीकेशन Q के साथ बराबर होनी चाहिए किसके साथ, एसी के। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता था कि आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम क्या सोचते थे कि ए और सी की मल्टीप्लीकेशन करने के बाद दो नंबर सोचते हैं। दो नंबर कुछ इस प्रकार के होने चाहिए जिन दोनों की मल्टीप्लीकेशन हमारे पास एसी के बराबर होनी चाहिए और दोनों को ऐड करें। अगर कांस्टेंट से पहले सब्ट्रैक्शन है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है ना। ऐड करें तो आपके पास बी यानी कि एक्स का जो कोफिशिएंट है उसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, देखो 4.2 एक्सरसाइज हम शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर एक सवाल है कि फाइंड द रूट्स। आपको क्या रूट्स फाइंड करने, कल भी मैंने आपको समझाया था, पिछले वाले लेक्चर में आपको समझाया था कि रूट्स और जीरोस के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना। जाकर पिछला वाला लेक्चर भी कंप्लीट करके देख लेना। देखो आज की क्लास का जो पहला सवाल है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन। पहला क्वेश्चन है। अब आपके पास पहला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हो तो मैंने आपको सिखाया है कि एक्स स्क्वायर माइनस जो एक्स का कोफिशिएंट है उसके साथ क्या बना लो, ब्रैकेट, एक्स माइनस के 10 इक्वल टू 0। अब 10 से पहले निगेटिव है तो इन दोनों के बीच में सर हमारे पास क्या आएगा, निगेटिव। अब हमें क्या समझ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पर कितना है 1, और 1 की अब 10 के साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी 10। तो यहां तक बात आपको समझ में आई होगी कि माइनस करके तो आपके पास वैल्यू आनी है 3, है ना, और मल्टीप्लीकेशन करके आपके पास क्या आना है 10। तो ऐसे दो नंबर के होंगे सर हमारे पास, वो होंगे 5 और 2, 5 माइनस 2 3 और 5 2 जा 10। तो आपके पास क्या वैल्यू बनकर आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x माइनस माइनस प्लस के 2x माइनस का 10 इक्वल टू 0। आप देखते हो यहां पर आपके पास बचेगा x कॉमन, तो आप लिख सकते हो x माइनस के 5, और इन दोनों की वैल्यू में आपके पास 2 कॉमन आ जाएगा तो आप लिख सकते हो x माइनस के 5 इक्वल टू 0। अगर आप फैक्टराइजेशन के तौर पर देखते हो तो आप x माइनस 5 इधर भी है, x माइनस 5 इधर भी है, दोनों में से अगर आप कॉमन लेते हो x माइनस के 5 तो ये एक फैक्टर बन जाएगा, दूसरा फैक्टर x प्लस के 2 बन जाएगा। क्या बात आपको समझ में आई। अब देखो जब ये फैक्टर आपके पास बनकर आ गया तो आप लिखते हो इफ x माइनस के 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू सर आपके पास कितनी आ गई, पॉजिटिव 5। x प्लस के 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू सर आपके पास कितनी आ गई, माइनस के 2। इसका मतलब क्या हुआ कि x की जो वैल्यू आपके पास बनकर आएगी वो कितनी आएगी, 5 और माइनस के 2। समझ में आई बात, है ना। अब आपके पास x की वैल्यू क्या बनकर आई है, 5 और माइनस के 2। तो फैक्टराइजेशन से रूट्स किस प्रकार से निकालते हैं आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब देखो वहीं आपके पास 4.2 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास 2x स्क्वायर प्लस x माइनस के 6। सेम एज इट इज इस सवाल की तरह अगर हम करते हैं सेम, अच्छा इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2x स्क्वायर प्लस x का कोफिशिएंट 1 है तो इस पर क्या बनाना है हमें, ब्रैकेट, x माइनस के 6 इक्वल टू 0। बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई।
अब देखो 6 से पहले आपके पास क्या है, निगेटिव, तो इन दोनों के बीच में तो आना है सर माइनस। 6 की 2 से मल्टीप्लीकेशन 12 करी, यानी कि माइनस करके तो 1 आए, मल्टीप्लीकेशन करके 12 आए, तो 4 3 जा 12, 4 और 3 नंबर बन जाएगा। तो आपके पास कितना बचा, 2x² प्लस के 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। वहीं आप इन दोनों में देखते हो तो आप 2x को कॉमन लेते हो तो आपके पास बचेगा x प्लस के 4। इन दोनों में अगर आप देखते हो तो माइनस के 3, ओह 2 कॉमन लेने पे आपके पास बचेगा, देखो जैसे आप 2 कॉमन लोगे तो 4 में से 2 जाएगा, आपके पास बचेगा 2। यहां पर माइनस 3 कॉमन लेते हो तो फिर से बचेगा x प्लस के 2। देखो माइनस यहां से चला गया तो आपके पास कितना बचा, प्लस। तो x प्लस के 2 एक फैक्टर आपके पास बनकर आ जाएगा, और 2x माइनस के 3 दूसरा फैक्टर आपके पास बनकर आ जाएगा। वही सेम कंडीशन, इफ x प्लस के 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आपके पास बनकर आ गई माइनस के 2। वहीं आपके पास 2x माइनस के 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आपके पास बनकर आ जाएगी 3/2। तो आपको समझ में आ गया होगा कि x की दो वैल्यू निकल कर आई है, माइनस के 2 और 3/2। ठीक है ना। अगर आपने पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा तो कृपया करके उस वाले लेक्चर को भी पूरा देख लेना, क्योंकि मैंने उसमें बेसिक से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शुरू करा है। ठीक है, तो आपके पास दो वैल्यू समझ में आ गई होंगी इस बात। ठीक है ना, तो दोनों सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक, अब देखो अगला वाला सवाल जो है आपके पास वो है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, √2x² प्लस के 7x प्लस 5√2। अच्छा हम इसको तोड़ दें, अगर मैं इसको लिखूं √2x² प्लस 7 पर हम क्या बनाना है, ब्रैकेट x प्लस के 5√2 इक्वल टू 0। यहां तक तो बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब आप जानते हैं कि 5√2 से पहले पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में तो सर पॉजिटिव आना है, ये बात तो हमें बिल्कुल क्लियर है। अगर मैं इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करता हूं, देखो अगर आप देखते हो, अगर मैं √2 की मल्टीप्लीकेशन 5√2 के साथ करता हूं, देखो √2 की √2 के साथ आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 2 आएगा, 2 की 5 के साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे तो सर हमारे पास 10 आएगा। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। तो हमें यह पता चल गया कि मल्टीप्लीकेशन करके तो 10 आए और माइनस या प्लस करके हमारे पास 7 आए। सिंपल है, 5 + 2 इस तरीके से कर दोगे तो वहीं आपके पास कितना बचा, √2x², और इन दोनों में आप देखते हो तो यहां पर बचता है 5x प्लस के 2x और प्लस के 5√2 इक्वल टू 0। समझ में आई बात। अब देखो इन दोनों बातों में क्या चीज कॉमन ले सकते हो आप, x, तो यहां पर कितना बचेगा, √2x प्लस के 5। अब देखो इन दोनों बातों में कुछ भी कॉमन आपको नजर नहीं आ रहा होगा। क्या मैं एक बात बताओ, क्या मैं इस 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, है ना। फिर x प्लस के 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है, x सेम एज इट इज 2x प्लस के 5। अब देखो अब आपको नजर आ गया होगा कि इन दोनों के बीच में से हम क्या चीज कॉमन ले सकते हैं। क्या चीज कॉमन ले सकते हैं सर, हम इन दोनों के बीच में से √2 कॉमन ले सकते हैं। तो प्लस का हमने √2 को कॉमन लिया तो आपके पास क्या वैल्यू बचेगी सर, √2x प्लस के 5 इक्वल टू 0। तो आप देखते हो दोनों बातें सेम है, तो दोनों को अगर हम कॉमन लेते हैं तो आपके पास क्या बचेगा, √2x प्लस के 5, और दूसरा फैक्टर आपके पास बनकर क्या जाएगा, √2 इक्वल टू 0। वही सेम बात इफ √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर ये वैल्यू अगर आपके पास 0 के बराबर है तो 5 पॉजिटिव है, इधर जाके नेगेटिव, √2x के साथ मल्टीप्लीकेशन में इधर जाके डिवाइड में, तो x की वैल्यू सर हमारे पास इतनी आ जाएगी माइनस के 5/√2। समझ में आई बात। ठीक है, अब दूसरी बात, अगर x प्लस के √2 इक्वल टू 0 होगा तो √2 को हम इधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू सर हमारे पास कितनी आ जाएगी, माइनस के √2। तो x की दो वैल्यू निकल कर आएंगी, माइनस के 5/√2 और एक माइनस के √2। तो फैक्टराइजेशन वाला जो मेथड है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। अब देखो ये वाला सवाल है, देखो सबसे पहली बात क्या आप देखते हो, इन सभी चीज के डिनोमिनेटर आपके पास कितना है, 1, और इसका जो डिनोमिनेटर है हमारे पास 8 है। तो पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लीकेशन आप 8 के साथ कर दो। सबसे पहले अगर मैं पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लीकेशन 8 के साथ कर देता हूं तो आपके पास वैल्यू कितनी बनकर आएगी, 8 टू जा 16 x², इसकी 8 के साथ 8x, इसकी 8 के साथ 1 बन जाएगी इक्वल टू 0 की 8 के साथ 0।
समझ में आई बात? क्योंकि 1/8 की मल्टीप्लीकेशन 8 के साथ करेंगे तो 1 ही बन जाएगा। यहां तक बात आपको समझ में आई? फिर वही तरीका आपका लिखोगे 16x², 8 को आप ब्रैकेट लगाओगे x+1 = 0। 1 से पहले क्या है? प्लस, तो बीच में तो आना है सर प्लस। यहां तक बात समझ में आई? अब देखो, प्लस करके 8 आए, मल्टीप्लीकेशन करके 16, आप सभी जानते हैं ऐसे दो नंबर होते हैं 4+4। तो ये सवाल आपको अपने आप करना है, ठीक है ना? अपने आप इस सवाल को करना, और ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखना है इस क्वेश्चन का। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कितना था? 5th क्वेश्चन है आपका, 100x² माइनस के 20x+1 = 0। सवाल क्या है हमारे पास? सेम एज इट इज, 100x² माइनस 20 को हम क्या लिख सकते हैं? एक ब्रैकेट लगाएंगे, x+1 = 0। समझ में आई बात? अब देखो, 10 + 10 20, क्योंकि x 1 से प्लस है तो बीच में तो प्लस आना है, तो 10 + 10, तो आप क्या लिख सकते हो? 100x² माइनस के 10x माइनस का 10x+1 = 0। समझ में आई बात? हाँ, 10 कॉमन लेते हैं, हमने 10x दोनों में से कॉमन लिया, तो इसमें क्या बचा? 10x माइनस के 1, और दोनों में से हमने क्या चीज, कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम माइनस का 1 कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास कितना बचेगा? 10x माइनस का 1। देखो, अगर आप माइनस का 1 कॉमन ले रहे हो तो ये वाला जो माइनस है इस प्लस को माइनस बना देगा, तभी यहां पर माइनस बचा है, = 0। तो आपके पास वैल्यू कितनी बनेगी? 10x माइनस का 1 एक फैक्टर सर आपके पास बन जाएगा, दूसरा भी सेम एज इट इज, 10x माइनस 1 = 0। इफ सेम, if 10x minus 1 = 0, it means x = आपके पास इतना बन जाएगा 1/10। इसमें भी आपके पास x की वैल्यू कितनी बनकर आएगी? 1/10। इसका मतलब है कि इस वाली इक्वेशन के जो दोनों रूट्स हैं वो एग्जैक्टली सेम है। आई बात समझ में? तो आपको पांचों के पांचों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से फैक्टराइजेशन से रूट्स निकालने आप अच्छी तरीके से सीख गए होंगे, ठीक है ना? तो आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? फाइंड टू नंबर्स। आपको क्या करना है? फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। अब ये एनसीईआरटी का आपकी एक्सरसाइज है ना? एनसीईआरटी की आपकी एक्सरसाइज है 4.2। इसमें जो 4.2 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल बेस्ड है, ठीक है ना? तो वो तो मैं पिछले वाले लेक्चर में आपको अच्छी तरीके से पढ़ा चुका, तो इसी वजह से मैंने थर्ड क्वेश्चन डायरेक्ट करा है, ठीक है? अब थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है? फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि आपके पास दो नंबर है, हमने माना दोनों का जोड़ हमारे पास 50 है। अगर एक x है तो दूसरा 50 माइनस x होगा। आई नहीं आई बात समझ में? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई दो नंबर है हमारे पास, दोनों का सम हमारे पास 50 है, अगर एक नंबर हमारे पास 20 है तो जाहिर सी बात है दूसरे वाला नंबर क्या होगा? 30। इस बात का आपको पता कैसे लगा? 50 माइनस 20 करके। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है ना? अगर आपके पास कभी भी दो नंबरों का सम आपके पास बनकर आता है, जैसे इस क्वेश्चन में आपके पास गिवन है दो नंबरों का सम, है ना? आप देखते हो इसमें आपको सम गिवन है, तो सम अगर आपके पास गिवन है तो आप अगर एक नंबर को x लेट करते हो तो दूसरा नंबर जो होगा वो कौन सा होगा? 27 माइनस x। क्यों? अगर दो नंबरों का सम फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पे अगर 50 है, एक 20 है तो दूसरा 30 होगा। इस बात का कैसे पता लगी थी? 50 माइनस 20। अगर एक x है तो दूसरा कितना होगा? 50 माइनस के x। ये बात आपको क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल, है ना? ये बात आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगी। अच्छा, अब इस क्वेश्चन का हम देखते हैं सॉल्यूशन। देखो, अगर आप सॉल्यूशन देखते हो इस क्वेश्चन का, फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 27। आप क्या करते हो? लेट करो। जो दो नंबर हमें फाइंड करने हैं वही दो नंबर को आप क्या करो? लेट करो। लेट करा हमने, लेट द फर्स्ट नंबर हमने क्या माना? x। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर कितना हो जाएगा? 27 माइनस के x, ठीक है ना? अगर आप पहला नंबर आप क्या मानते हो? x, तो दूसरा नंबर हमारे पास कितना हो जाएगा? 27 माइनस x। अब आपके पास क्या गिवन है? एंड द प्रोडक्ट इज 182। इट मींस इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट आपके पास कितना गिवन है? प्रोडक्ट, अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हो वो आपके पास है 182। अब प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? दोनों की मल्टीप्लीकेशन, यानी कि x की मल्टीप्लीकेशन 27 माइनस x के साथ करता हूं तो बराबर होना चाहिए 182 के साथ। अब x की 27 से मल्टीप्लीकेशन 27x, यहां पर हो जाएगा माइनस के x² = 182। अब देखो, अगर आप 182 को इधर लेकर आते हो, देखो मैंने x² वाली जो टर्म है पहले लिखी माइनस के x² प्लस के 27x और माइनस का 182 = 0।
इज इट ओके? अब देखो आपके पास पूरी जो इक्वेशन बनकर आ रही है वो आपके पास बनकर आ रही है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो माइनस के अंदर है। हमेशा एक बात आपको याद रखनी है, कभी भी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है कभी भी आपको निगेटिव नहीं रखना। आपके पास अगर निगेटिव बन के भी आ जाता है तो पूरी इक्वेशन की जो मल्टीप्लीकेशन है आप निगेटिव के साथ कर दो। अगर मैं इस इक्वेशन की जो मल्टीप्लीकेशन है माइनस के साथ कर देता हूं, अगर इस पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव के साथ कर देता हूं तो मेरे पास इसकी नेगेटिव के साथ मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव बन जाएगी। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और माइनस माइनस प्लस 182 इक्वल्स टू 0। अब आपके पास यह इक्वेशन बनकर आ गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आ गई। सिंपल बात है, जब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आ गई तो आप क्या करते हो, सिंपल मैंने आपको सिखाया था फैक्टराइजेशन माइनस। अब 27 है एक्स का कोएफिशिएंट तो इस पर ब्रैकेट बना लो, आप एक्स लिखो प्लस का 182 इक्वल्स टू 0। 182 से पहले आपके पास क्या है पॉजिटिव, तो इट मींस यहां पर तो आपके पास वैल्यू किसकी आएगी पॉजिटिव। अब देखो ऐड करना है 27 लाना है और मल्टीप्लीकेशन करना है कि क्या लेकर आना है आपको 182। तो आपके पास दो नंबर क्या आ जाएंगे 14 एंड 13। समझ में आई आपको बात अच्छी तरीके से? क्यों? क्योंकि आप 14 की 13 से मल्टीप्लीकेशन 182 के बराबर होती है, 13 की 14 के साथ ऐड करोगे तो 27 होता है। तो आपके पास जो सवाल बन जाएगा वो एक्स स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 13x और प्लस के 182 इक्वल्स टू 0। तो इट मींस आपके पास जो आंसर बन के आएगा, अगर आप x कॉमन लेते हो तो x माइनस के 14 और इसमें से आप क्या चीज कॉमन ले सकते हो माइनस के 13 कॉमन ले सकते हो, तो x माइनस के 14 आपके पास बच जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है ना? तो एक फैक्टर तो आपके पास x माइनस के 14 बच जाएगा और दूसरा फैक्टर आपके पास बन जाएगा x माइनस के 13 इक्वल्स टू 0। इट मींस x के आपके पास दो वैल्यू बनकर आ जाएंगी, है ना, एक तो प्लस का 14 और एक 13। यहां तक बात आपको समझ में आई? ठीक है ना? तो एक वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 14 और एक वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 13। अब आप लिखो इफ x इक्वल्स टू 14, तो पहला नंबर तो आपके पास 14 हो जाएगा, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स, यानी कि 27 माइनस 14 यानी कि 13। तो आपका जो आंसर बनकर आएगा ना, दो नंबर जो आपने लेट करने थे वो कौन से थे 14 और 13। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल बहुत अच्छी तरीके से, देखो बेसिक बेसिक सवाल है, अगर आप बेसिक से शुरुआत करोगे या बेसिक से किसी चीज को पढ़ोगे तभी आप किसी चीज को समझ पाओगे। आप अभी सोच रहे होगे कि मैंने ये सवाल करा, आपको ये सवाल आता था क्या, मैं इस सवाल को पढ़ना मुझे जरूरी है? भाई बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप बेसिक चीज को पढ़ोगे तभी आप बड़ी चीज पर पहुंच सकते हो। अगर आप डायरेक्ट बड़ी चीज को करोगे तो आप कभी भी समझ नहीं पाओगे, आप अपनी उलझन में फंस जाओगे। ठीक है ना? तो आप धीरे धीरे कछुआ चाल चलो। मैथ कभी भी हड़बड़ी का सब्जेक्ट नहीं है, आपको किस तरीके से करना है, एक आराम से धैर्य से, जिसके पास पेशेंस होगा, जो व्यक्ति के पास पेशेंस होगा वो उसका मैथ बहुत अच्छा होगा, आराम से धैर्य से करो। ठीक है ना? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कितना है, फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हुज स्क्वायर सम इज 365। अब टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है भाई, तो हम लेट करना आप सभी को पता है, आप क्या कर सकते हो, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इक्वल्स टू एक्स। पहला पॉजिटिव इंटीजर आपने क्या माना एक्स। अब आप सभी जानते हैं कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, जैसे कि 1 2 3 4। अब एक्स का जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर होगा वो कौन सा होगा, या तो एक्स प्लस वन लिख लो या एक्स माइनस वन लिख लो। तो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर आपके पास क्या बनकर आ जाएगा, एक्स प्लस के वन। समझ में आई बात? है ना? एक्स का कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर आपके पास कितना होता है, एक्स प्लस वन। आई बात समझ में? अब आप सभी जानते हैं क्वेश्चन में गिवन है कि हुज स्क्वायर सम, स्क्वायरों का सम उसके पास कितना है 365। तो यानी कि पहली वाली टर्म का स्क्वायर यानी कि पहले नंबर का स्क्वायर, और सम का मतलब है एडिशन, दूसरे नंबर का स्क्वायर बराबर आपके पास कितना है 365। यहां तक बात आपको क्लियर है? अब आप लिखते हो एक्स स्क्वायर प्लस, आप इसका होल स्क्वायर खोलो तो आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का वन प्लस के 2x इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर आपके पास बना 2x स्क्वायर,
दूसरी टर्म आपके पास बनती है 2x प्लस का 1 माइनस के 365 इक्वल टू 0। वहीं आपके पास बनकर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x स्क्वायर प्लस के 2x, 1 आप देखते हो तो आपके पास बचेगा 1 माइनस के 364 इक्वल टू 0। सिंपल। अब देखो पूरी इक्वेशन के पास आपके पास इवन इवन कोफिशिएंट है, तो इवन इवन कोफिशिएंट है आप सभी जानते हैं 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आप पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हो तो आपके पास क्या वैल्यू बचेगी, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी बन जाएगी, 182 इक्वल टू 0। सिंपल। अब आपको देखो मैंने अभी अभी एक सेकंड पहले मैंने ये वाली इक्वेशन आपको सोल्व कराई है ना, कराई है नहीं कराई है, क्या है माइनस है, तो माइनस करके तो 1 आए, मल्टीप्लीकेशन करके 182, तो 14 13, 14 में से 13 गया 1, 14 13 182। अभी एक क्वेश्चन कराया था, सेम है भाई। कहीं भी आप कोई भी सवाल करते हो तो घूम फिर के बिल्कुल सेम ही तरीका बन जाता है, ठीक है ना, बस सवाल को करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए वो आपको सीखनी है, ठीक है। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है, द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्राइंगल, एक सेकेंड, ठीक है। देखो the altitude of the right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. तो यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है सर, हमने माना एक राइट एंगल ट्राइंगल, यह एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये हाइपोटेनियस है, इसको हम बेस बोलते हैं, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। आप सभी जानते हैं बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस आप सभी जानते हैं एच स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस के बेस के स्क्वायर। ये बात बिल्कुल क्लियर क्लियर है। द एल्टीट्यूड यानी जो परपेंडिकुलर होता है ना उसी को हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अगर हम लेट करते हैं, लेट बेस इक्वल टू, अगर आपके पास एक्स है तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में गिवन है एल्टीट्यूड क्या है, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अगर बेस एक्स है तो एल्टीट्यूड एक्स माइनस के 7, और हाइपोटेनियस आपको गिवन है ऑलरेडी 30। तो तीनों वैल्यू आपके पास गिवन है, इन तीनों के बीच का रिलेशन आप सभी को पता है, पाइथागोरस से आपने समझा होगा। तो एच की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 13 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए सर किसके, परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड, यानी कि एक्स माइनस के 7 का स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर। तो आपके पास 169, इसका स्क्वायर खोलते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस के 49 और माइनस के 14 एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर, इज इट ओके। तो 169 आपके पास यहां पर बचा, इक्वल टू में क्या बचा, 2x स्क्वायर और माइनस के 14x और प्लस के 49। अगर मैं 169 को इधर लेके जाता हूं तो निगेटिव बन जाएगा, तो इक्वल टू में यहां पर तो सर हमारे पास 0 बचा, तो यहां पर क्या बचेगा, 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49 और प्लस के 169 है, उधर जाके निगेटिव का 169 हो जाएगा। सिंपल। तो आपके पास आंसर क्या बनकर आएगा, यहां पर 0 है तो 2x स्क्वायर माइनस के 14x। अब देखो प्लस के 49 है, ये तो है सर हमारे पास प्लस के 49, और ये हमारे पास कितना है, नेगेटिव का 169। तो 169 और प्लस के 49 आपके पास कितना बचा, 120, वो भी नेगेटिव का 120। यहां तक बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब आप देखते हो पूरी की पूरी जो इक्वेशन है सर हमारे पास इवन है, तो इवन है तो 2 से डिवाइड कर दो। पूरी इक्वेशन को हमने किस चीज से डिवाइड करा, 2 से डिवाइड करा, ठीक है ना। पूरी इक्वेशन को हमने किस चीज से डिवाइड करा, 2 से डिवाइड करा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनकर आएगी, 2 से इसको डिवाइड करा तो हमारे पास एक्स स्क्वायर, 2 से इसको डिवाइड करा तो 7x, और 2 से इसको डिवाइड करा तो माइनस के 60। इक्वल टू में 0 इधर था, इसको उठाकर हम इधर ले जा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां तक बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई। अब देखो आप सिंपल है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगानी है, एक्स लिखना है माइनस का 60 इक्वल टू 0। 60 से पहले निगेटिव है तो बीच में सर निगेटिव है, माइनस करके 7 आए, मल्टीप्लीकेशन करके 60, आपके पास कितने दो टर्म होती है, 12 और 5, 12 पंजे 60, 12 में से 5 गए 7। अब इससे आगे आपका सवाल अपने आप करना है, जो आंसर आपका बन के आए प्लीज कमेंट में जरूर लिखिए।
है ना, कमेंट में लिखते हो तो इससे आपको पता चलती है कि आप अटेंटिव हो क्लास में, ठीक है ना। अगर आप अटेंटिव हो तो इसका मतलब आपको समझ में बातें आ रही हैं। अभी इस वीडियो को पॉज करो, सॉल्यूशन करो, कमेंट में आंसर लिखो, ठीक है ना, फिर आगे बढ़ना। अब देखो अगला वाला सवाल है आपके पास, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन अ डे। It was observed on a particular day that the cost of the production of each article was three more than the twice the number of the article produced on that day. If the total cost of the production on that day was 90 rupees, find the number of the articles produced and the cost of each article. ध्यान से सुनो आप। इट वॉज ऑब्जर्व, यह ऑब्जर्व करा गया ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वॉज थ्री मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। हमने क्या लेट करना है, जो चीज हमें निकालनी। अब ध्यान से सुनो, मैंने माना लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, जो जिस इस दिन में बात दैट डे इज इक्वल टू एक्स। हमने माना कि उस दिन उस कंपनी में या उस फैक्ट्री में या उस कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस हुए। हर एक आर्टिकल, ईच आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो थ्री मोर, यानी कि तीन ज्यादा, थ्री मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, है ना, तीन ज्यादा है ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। तो अगर आप देखते हो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, अगर हर एक आर्टिकल की कॉस्ट की बात करता हूं तो उसका मतलब है उस दिन उस कंपनी में जितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए उन प्रोडक्ट के दुगुने से तीन ज्यादा एक प्रोडक्ट का कॉस्ट है। उस दिन जितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए उस प्रोडक्ट से दुगुने से तीन ज्यादा उस दिन के जो कॉस्ट आर्टिकल है, एक आर्टिकल का कॉस्ट इतना है ना, समझ में आई होगी। वॉज थ्री मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल के दुगने से तीन ज्यादा, समझ में आई। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वाज 90 रुपी, यानी कि अब टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन कितना है, 90 रुपीज। अब एक बताओ, एक आर्टिकल 10 रुपए का है, 10 आर्टिकल कितने के होगा, 100 रुपए के। तो पता कैसे चली, 10 की 10 से गुणा करके। एक आर्टिकल 5 रुपए का है तो 12 आर्टिकल कितने के हो गए, 60 रुपए के, 5 की 12 से मल्टीप्लीकेशन करी। एक आर्टिकल इतने रुपए का है और इतने आर्टिकल है तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करके टोटल कॉस्ट के बराबर आएगा, है ना। आपके पास क्या गिवन है, टोटल कॉस्ट कितनी है, 90। तो क्या 90 इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन के बराबर नहीं होना चाहिए, एक्स 2x प्लस 3 इक्वल टू 90। सिंपल सी बात है, समझ में आई होगी बात। अब आप एक बात बताओ, यहां पर मैंने लिखा 2x स्क्वायर, एक्स के 3 के साथ प्लस के 3x, 90 को इधर लेकर आया माइनस के 90 इक्वल टू 0। कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा तो सिंपल हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट बनाएंगे x माइनस के 90 इक्वल टू 0। 90 से पहला माइनस है तो बीच में सर माइनस आना है। अब देखो 90 की मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ करोगे तो 180 आना है, तो माइनस करके तो सर आपके पास कितना है 3, और मल्टीप्लीकेशन सर हमारे पास करके कितना है 180, ठीक है ना। तो आप देखते हो 12 और 15, यानी कि 15 माइनस के 12, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x स्क्वायर प्लस के 15x माइनस के 12x माइनस के 90 इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा यहां तक बात समझ में आई। अब देखो इन दोनों वैल्यूज में से x कॉमन है सर, हमारे पास x कॉमन है, ठीक है ना। तो हमारे पास कितना बचा, 2x बचा, और यहां पर कितना बचा, प्लस के 15। सिंपल है। अब देखो आप देखते हो इन दोनों वैल्यूज में क्या चीज कॉमन है सर हमारे पास, बताओ इन दोनों वैल्यूज में आपके पास क्या चीज कॉमन है, 6x, ठीक है। तो माइनस के 6x कॉमन ले लेंगे भाई, 6x तो है नहीं दोनों में तो 6 कॉमन आ जाएगा। अगर 6 को कॉमन लेते हो तो यहां पर कितना बचता है 2x, और देखो माइनस ऑलरेडी कॉमन ले चुके हो तो प्लस बचेगा। 90 में से 6 गया तो 15 छक्का 90, यानी कि आपके पास कितना बचेगा यहां पर 15 इक्वल टू 0।
यहां तक बात आपको समझ में आई? यस और नो? ठीक है, तो आपके पास दो फैक्टर बनकर आए होंगे, 2x प्लस के 15, और दूसरा फैक्टर आपके पास कितना बनकर आएगा, x माइनस के 6। सिंपल है, इक्वल टू 0 आपके पास चल ही रहा है। आई बात समझ में आपको? अच्छा, इफ सेम, इफ x 2x प्लस के 15 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, माइनस के 15/2। सिंपल बात है। दूसरी बात है x माइनस के 6 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी +6। तो यहां से भाई मुझे एक बात पता चली कि x की मेरे पास दो वैल्यू बनकर आई है, कि माइनस भी आई है और एक पॉजिटिव आई है। तो क्या, एक बार बताओ, क्या किसी दिन प्रोडक्शन माइनस में हो सकता है? माइनस का मतलब है कि प्रोडक्शन हमने करा ही नहीं और उल्टा दिया, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। हम कुछ ना कुछ या तो एक प्रोडक्ट बनाए या दो प्रोडक्ट बनाए, कम से कम 0 प्रोडक्ट बना सकते हैं, कभी भी निगेटिव प्रोडक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि एक्स की जो वैल्यू है वो नंबर ऑफ आर्टिकल है। तो इट मीन एक्स की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो जो आंसर आपको लेट करना है, सो एक्स की जो वैल्यू आपके पास बनकर आ जाएगी वो 6 आ जाएगी। तो नंबर ऑफ आर्टिकल आपको 6 और कॉस्ट ऑफ ईच आपके पास कितना हो जाएगा, 2। एक्स की प्लेस पर हमें क्या लिखना है, 6 + 3 यानी कि 15। आई बात समझ में? यानी कि एक आर्टिकल 15 रुपए का और उस दिन आर्टिकल है भाई 6। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है ये बात। आई होप आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आई बात समझ में? ठीक है ना? तो चलिए आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाता हूं, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है भाई सबसे इंपॉर्टेंट। अगर इस चैप्टर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा रिपीटेड जो पूछा जाता है, वो नेचर ऑफ द रूट्स है। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसके अंदर अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो वो है नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, अब आपको क्या पढ़ना है, नेचर ऑफ द रूट्स। देखो नेचर ऑफ द रूट्स को पढ़ने से पहले मैं आपको 3 से 4 बातें अच्छी तरीके से समझा देता हूं। अच्छा एक बात, बेसिक से चलेंगे, नेचर ऑफ द रूट्स किस तरीके से पढ़ते हैं। मुझे एक बात बताओ, जो इक्वेशन होती है वो ax² प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0। वही मैंने आपको एक बात बताता हूं, है ना, या फिर आपको बताई भी हो शायद, और शायद मैंने आपको ना बताई हो। एक्स की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है माइनस के b प्लस माइनस √b² माइनस के 4ac/2a। ये बात हमेशा याद रखनी है। और ये फॉर्मूला भी है, इस फॉर्मूले का जो नाम है, अगर इस फॉर्मूले के नेम की बात करें, इस फॉर्मूले के दो नाम हैं, एक और दो। पहला नाम इसका है, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और हिंदी में एक साइंटिस्ट थे, या फिर हिंदी में हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो पूज्य थे, गुरुजी थे हमारे, ठीक है ना, तो उनका जो नाम था वो था धराचार्य फॉर्मूला। क्या था? धराचार्य फॉर्मूला। यानी कि धराचार्य फॉर्मूले के नाम से भी यह फॉर्मूला जाना जाता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के नाम से भी यह फॉर्मूला जाना जाता है। ठीक है ना? ये धराचार्य जो हमारे थे, पूज्य गुरुजी थे, साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही इस फॉर्मूले का इजाद करा था, और इसी फॉर्मूले को इंग्लिश में इन्होंने, लोग बागों ने क्या बोल दिया था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोल दिया था। ठीक है ना? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये फॉर्मूला सोल्व करता था। यहां तक बात समझ में आई? यानी कि जो एक्स के दो रूट्स हैं, एक बार प्लस ले लेंगे बीच में, एक बार माइनस, तो दोनों रूट्स निकल कर आ जाते थे इस फॉर्मूले से अनुसार। वहीं एक बार उन्होंने ये बताया कि अगर आप देखते हो तो किसी भी इक्वेशन का, हर एक इक्वेशन का हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट को किस चीज से डिस्क्रिमिनेट करते हैं, डी। और डी किसके बराबर होता है, b² माइनस के 4ac। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर है? यहां से ध्यान से सुनना। अब आपके पास कोई भी इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक, उसका हर एक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकलता है, और डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है b² माइनस 4ac, और उस इक्वेशन के जो रूट होते हैं वो ये होते हैं। सिंपल बात है। अब ध्यान से सुनो। अब इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू आपके पास बन जाएगा माइनस के b प्लस माइनस √d, क्योंकि d ही b² माइनस 4ac है अपॉन 2a। अब यहां से ध्यान से सुने। अब देखो d की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। पहली बात, d की वैल्यू 0 से बड़ी हो सकती है। हमने माना कभी भी d की वैल्यू आपके पास क्या बनकर आई, 0 से बड़ी आई।
है ना। अगर आपके पास डी की वैल्यू जीरो से बड़ी आई तो यहाँ पर जीरो से बड़ी लिखा जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू लिखी जाएगी, तो अंडर रूट में कोई भी वैल्यू पॉजिटिव लिखी जाएगी तो प्लस माइनस की एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार नेगेटिव लेंगे। जब पॉजिटिव लेंगे तो कुछ और वैल्यू देगा, नेगेटिव लेंगे तो कुछ और वैल्यू देगा। तो यानी कि दोनों दोनों वैल्यू अलग अलग मिलेंगी। तो अगर आपके पास किसी भी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा आ जाता है तो हम क्या कह सकते हैं, उसके जो रूट होंगे वो कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। यहां तक बात आपको क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। डी की वैल्यू अगर जीरो से बड़ी है तो यहां पर प्लस माइनस एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार निगेटिव लेंगे तो दोनों की दोनों वैल्यू डिफरेंट आएंगी। तो इट मींस डी की वैल्यू जीरो बड़ी होने की वजह से आपके रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे। अब क्या पता भी डी की वैल्यू जीरो के बराबर आ जाए। अगर डी की वैल्यू सर मैं यहां पर जीरो लिख देता हूं तो आपकी एक्स की वैल्यू माइनस के बी प्लस माइनस जीरो, जीरो को ऐड करो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लिखने से क्या फायदा, अपॉन टू है। तो इसका मतलब है कि आपके जो रूट होंगे वो ये होंगे, यानी कि माइनस के बी अपॉन टू है। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कितने होते हैं सर, दो होते हैं, तो दोनों के दोनों रूट कैसे होंगे, वो यही होंगे, तो यानी कि सेम ही होंगे। तो इट मींस अगर डी की वैल्यू जीरो के बराबर आ गई तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। समझ में आ रही है बात आपको, है ना। ये सब चीजें बातें जो निकल कर आई है वो धनाचार्य फॉर्मूला यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही निकल कर आई है। अगर आप डी की वैल्यू यहां पर जीरो रख देते हो तो यही वैल्यू बचेगी आपके पास। अब इस वैल्यू में आप बी और ए की वैल्यू लिखो, दोनों के दोनों रूट सेम ही होंगे। रूट डिफरेंट कब हो सकते हैं, क्योंकि डी की वैल्यू कुछ हो तो प्लस माइनस एक बार जोड़ें एक बार घटाएं तो एक जोड़ने पे कुछ और वैल्यू मिलेगी, घटाने पे कुछ और वैल्यू मिलेगी, तभी जाके तो आपके जो रूट्स हैं वो डिफरेंट आएंगे। सिंपल है। तो अगर आपकी देखो जीरो से बड़ी जीरो से बराबर, अगर जीरो से भाई छोटी भी तो हो सकती है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, क्या अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू निगेटिव हो सकती है ना। कभी आपने देखा है कि अंडर रूट के अंदर हमने कभी कोई वैल्यू निगेटिव लिखी है। तो हमेशा याद रखना जो अंडर रूट आपके पास होता है इस अंडर रूट में कभी भी कोई वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती। अगर आपके पास निगेटिव वैल्यू बनकर आ जाती है तो वह जो नंबर होता है एक इमेजिनरी नंबर होता है। कैसा नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। इस नंबर को हम अगर कोई भी वैल्यू अंडर रूट के अंदर आ जाती है माइनस में तो उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसके अंदर अंडर रूट डी जीरो से छोटा है तो निगेटिव है, जीरो से छोटा तो वैल्यू निगेटिव ही होती है। तो इसका मतलब अंडर रूट के अंदर निगेटिव बना, जब अंडर रूट के अंदर निगेटिव बना तो डी की वैल्यू जीरो से छोटी होने पर वैल्यू आपके पास रूट कैसे बनेंगे, इमेजिनरी बनेंगे। अब जब रूट्स आपके पास इमेजिनरी बनेंगे तो 10th क्लास के अंदर आप इमेजिनरी रूट को पढ़ते ही नहीं हो, क्लास 11th के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर है उसके अंदर आप इमेजिनरी रूट्स के बारे में पढ़ते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब डी की वैल्यू जीरो से छोटी होगी तो रूट्स इमेजिनरी एग्जिस्ट करेंगे, रियल एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो इट मींस डी की वैल्यू अगर आपके पास जीरो से छोटी है तो आपके लिख दोगे नो रियल रूट एग्जिस्ट। यानी कि नेचर ऑफ द रूट्स का जो टॉपिक था, जो नेचर ऑफ द रूट्स आपको सीखने थे वो जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। क्यों, कोई चीज आपके पास डी की वैल्यू जीरो छोटी होने से ये वैल्यू जो लिखी हो जाती है वो धराचार्य फॉर्मूले से ही ड्राइव बनकर आती है। ठीक है ना, आपको नेचर ऑफ द रूट्स बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन करके देख लेते हैं भाई, अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन करके देख लेते हैं। अब देखो 4.3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपके पास गिवन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। रूट्स का नेचर फाइंड करो, है ना, ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट, अगर रियल रूट है तो फाइंड देम। पहला सवाल है। अब देखो पहले सवाल के अंदर आपके पास ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, दो, बी की वैल्यू आपके पास कितनी है, माइनस के थ्री, और सी की वैल्यू है सर आपके पास पॉजिटिव 5। अगर आप डी वैल्यू निकालते हो, रूट है या नहीं है वो डी से पता चलती है। डी इक्वल टू कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। बी की जगह बी की वैल्यू को प्लेस करोगे तो -3 का स्क्वायर माइनस के 4, ए की प्लेस पे ए की वैल्यू को पुट करोगे और सी की प्लेस पे आप सी की वैल्यू को पुट करो। -3 का स्क्वायर आपके पास 9 आ जाएगा, माइनस 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। इट मींस आपके पास वैल्यू कितनी आई, माइनस के 31। यहां से पता चला कि डी की वैल्यू क्या है, आपके पास जीरो से छोटी है। डी की वैल्यू आपके पास कितनी है, जीरो से छोटी। क्यों, क्योंकि डी बराबर आपके पास माइनस के 31 आया है। अगर आपके पास डी की वैल्यू माइनस के 31 है और वो जीरो से छोटी है तो सिंपल आप क्या कह सकते हो, नो रियल रूट एग्जिस्ट। नो रियल रूट
एग्जिस्ट। अच्छी तरीके से आपको बात समझ में आई, ठीक है ना। अब दूसरी इक्वेशन को देख लेते हैं। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन में सेम तरीके से ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4√3 है, और सी की वैल्यू आपके पास कितनी है 4। यहां तक बात आपको क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल। आप डिस्क्रिमिनेंट निकालो, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। सिंपल सी बात है। तो डी की वैल्यू आपके पास कितनी बन जाएगी, बी की प्लेस पे माइनस के 4√3 का स्क्वायर माइनस के 4। ए की वैल्यू आपके पास कितनी है सर 3, और सी की वैल्यू आपके पास कितनी है 4। तो आप देखते हो कि -4 का स्क्वायर आपके पास कितना होता है 16, √3 का स्क्वायर आपके पास 3 होता है। 16 की 3 से मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी बनकर आएगी, 16 तिया 48। सिंपल है। 4 तिया 12, 12 चौक 48 माइनस के 48। तो आपके पास वैल्यू कितनी बनकर आई, 0। अगर डी की वैल्यू आपके पास 0 के बराबर है तो आप क्या कह सकते हो, रियल एंड इक्वल रूट्स। अब जब आपके पास रियल रूट भाई इक्वल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट रूट तो रियल है। रूट कैसे है आपके पास, रियल। जब आपके पास रूट अगर रियल है तो आप इन रूट्स को क्या करोगे, फाइंड करोगे। ठीक है ना। जब आपके पास रूट्स ही रियल बनकर आ गए तो आपको रूट्स को क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब देखो मैं आपको सिखाता हूं इन दोनों रूट्स को फाइंड किस तरीके से करेंगे। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब आपको इन दोनों रूट्स को क्या करना है, फाइंड करना है। अब रूट्स को फाइंड करने का मैंने तरीका बताया था आपको, क्या लिखना है, 3x² सेम माइनस, इसको क्या लगाना है ब्रैकेट, हमने लिखना है x प्लस का 4 इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है। अब देखो 3 चौक 12, 4 से पहले पॉजिटिव, तो मैंने भाई पॉजिटिव मत तोड़ा भाई, ऐड करके तो 4√3 आना है और मल्टीप्लीकेशन करके 12 आना है। सिंपल सी बात है। अब देखो √3 को हटा दो आप, अब 4 आ जाए आपके पास। ठीक है ना। अब 4√3 है, इसके दो भाग अगर आप लिख सकते हो तो 2√3 और 2√3 लिख सकते हो। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो 4√3 बन जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करते हो तो 12 बन जाएगा। कैसे भी, 2 की 2 के साथ 4, √3 की √3 के साथ 3, और 4 तिया 12। तो आप क्या लिख सकते हो सर, 2√3 और 2√3। समझ में आई आपको अच्छी तरीके से बात। 3x² माइनस के 2√3 है ना, 3x² माइनस के 2√3x माइनस 2√3x प्लस के 4 इक्वल टू 0। यहां तक बात आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पर अच्छी तरीके से समझ में आ गई। ठीक है। अब आप देखते हो दोनों बात, इन दोनों बातों में सर एक तो x कॉमन है, और यहां पर 3 है, यहां पर √3 है तो √3 कॉमन ले लो। 3 से √3 गया तो सर √3 बचा, x² में से x चला गया तो x बचा। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। √3 गया, x गया तो माइनस के 2 बचे। अब दोनों बातों में देख भाई, दोनों बातों में तो सर हमें 2 माइनस का 2 ही नजर आ रहा है, तो √3x माइनस के 2 लिख के इक्वल टू 0 कर सकते हो। सिंपल बात है, अच्छी तरीके से समझ में आई। ठीक है, समझ में आई। अब आपके पास जो फैक्टर बनकर आएंगे वो कितना आएंगे, √3x माइनस के 2 एक फैक्टर बन जाएगा। दूसरा फैक्टर भी बिल्कुल सेम बनेगा, क्योंकि रूट्स हमारे पास कैसे थे, रियल एंड इक्वल। जब रूट रियल एंड इक्वल है तो फैक्टर भाई दोनों के दोनों सेम बनेंगे, इक्वल टू 0। तो इफ √3x माइनस के 2 बराबर 0, तो माइनस के 2 को इधर ले जाकर x की वैल्यू आपके पास कितनी जाएगी, 2/√3। और इस वाले टॉपिक से भी आपको x की वैल्यू कितनी बनेगी, 2/√3। आई बात समझ में। अब दोनों की दोनों वैल्यू आपके पास कितनी आई, सेम। तो दोनों का आंसर कितना बन जाएगा, x की वैल्यू कितनी बन जाएगी। अब जब अगर आपको आंसर लिखना है तो x बराबर आ जाएगा 2/√3, 2/√3। सिंपल बात थी, आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो अगर मैं रिकॉल करवाना चाहूं तो रिकॉल हमने क्या पढ़ा, नेचर ऑफ द रूट्स आपके पास कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अगर डी की वैल्यू आपके पास 0 से बड़ी है तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट बनकर आएंगे। अगर आपके पास डी की वैल्यू 0 के बराबर तो रूट्स आपके पास क्या बनकर आएंगे, रियल एंड इक्वल बनकर आएंगे। अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी है यानी कि अर्थात निगेटिव होगी। अगर निगेटिव है डी की वैल्यू आपके पास तो रूट्स कैसे होंगे, नो रियल रूट एग्जिस्ट। और डी आपके पास बराबर होता है b² - 4ac के। वही धराचार्य जो फॉर्मूला होता
है वो x इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही हम क्या बोलते हैं सर, डी बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, जिस आपने पहले रूट्स चेक करने हैं कि रूट्स आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ये थर्ड क्वेश्चन है ना। आपके पास कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन आपके पास है सेम वही चीज है। आप इस इक्वेशन में आप एक बताओ, ए की वैल्यू सर आपके पास कितनी है 2, बी की वैल्यू आपके पास कितनी है 6, और सी की वैल्यू सर हमारे पास कितनी है 3। यहां तक तो आपको बात बिल्कुल क्लियर क्लियर। अच्छा एक और, तो ये चीज है, तो अगर हम यहां से डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो d इक्वल टू आपके पास वैल्यू कितनी बन जाएगी, माइनस के 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू सर आपके पास 2 और सी की वैल्यू आपके पास 3। तो d इक्वल टू आपके पास बन जाएगा 36, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो इट मींस d की वैल्यू सर हमारे पास बनकर आई 36 में से 24 गया, आपके पास कितनी बचेगी 12। तो d की वैल्यू सर हमारे पास 12 बनकर आई है, तो इसका मतलब है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट, है ना। आपको समझ में आ गई होगी बात। इसका मतलब है कि डी की वैल्यू 0 से बड़ी होने की वजह से इसका मतलब है रूट्स आपके पास कैसे होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। जब रूट्स आपके पास रियल और डिस्टिंक्ट होंगे तो आपको क्या करना है, रूट्स को फाइंड करना है। अब भाई रूट्स को फाइंड किस तरीके से सिखाया मैंने, 2x स्क्वायर माइनस 6 है, तो आप ब्रैकेट बना लो, x प्लस के 3 इक्वल टू 0। 3 से पहले पॉजिटिव, तो यहां पर सर पॉजिटिव आया, प्लस करके 6 आए, और भाई मल्टीप्लीकेशन करके भी 6 आए, है ना। आपको दो नंबर कैसे सोचने हैं, प्लस करके भी 6 आए और मल्टीप्लीकेशन करके भी 6 आए। ऐसे दो नंबर सोचना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा कि आपके पास कि प्लस करके भी भाई 6 आ जाए और मल्टीप्लीकेशन करके भी 6 आ जाए। क्या आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो? अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इस सवाल को करना चाहते हो तो दो नंबर भाई आप होते तो हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ आया है कि दो नंबर ऐसे पाए जाते हैं। क्या आप इसको इस सवाल को इस तरीके से कर सकते हो, है ना। तो डिफिकल्ट है। जब आपके पास इस प्रकार की कोई भी सिचुएशन बनकर आती है तो वहां क्या लगेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वहां पर क्या लगेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब मैं आपको सिखाता हूं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किस तरीके से लगाते हैं। ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन बनकर आती है तो वहां पर क्या लगाना है आपको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जब आपके पास फैक्टर ही बनकर नहीं आ रहे, सोच ही नहीं पा रहे उन फैक्टर्स को, तो आपको क्या लगाना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आप क्या लिखोगे भाई, x बराबर जो होता है माइनस के d प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a होता है। तो x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू सर हमारे पास माइनस के 6, तो b की प्लेस पर लिखेंगे माइनस के 6 प्लस माइनस अंडर रूट d की प्लेस पर हम क्या लिखेंगे 12, क्योंकि हमारे पास d की वैल्यू 12 है, अपॉन 2a, और a की वैल्यू सर हमारे पास 2 है, तो हम क्या लिख देंगे 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू आपके पास बनकर आई 6 प्लस माइनस, अब देखो 12 है, 12 कैसे लिखा जाता है, 4 तिया 12। अब देखो 4 का बाहर क्या बनकर आता है 2, है ना, रूट से बाहर, तो हम क्या लिख सकते हैं 2√3 अपॉन 4। यहां तक बात आपको अच्छी तरीके से क्लियर क्लियर हो गई होगी। अब तो आपके पास जो दो रूट बनकर आएंगे वो यही है। अगर आप इसको सिंपल फॉर्म में लिखना चाहते हो तो सिंपल फॉर्म में x की दो वैल्यू बनकर आ जाएंगे, 6 प्लस 2√3 अपॉन 4 कोमा 6, एक बार माइनस लिख देना, 2√3 अपॉन 4। वहीं अगर आप कट करना चाहते हो तो ऊपर से 2 कॉमन लेकर 4 को कट कर सकते हो, तो x की ये दो वैल्यू हो जाएंगी 3 प्लस √3 अपॉन 2 कोमा 3 माइनस √3 अपॉन 2। ठीक है ना। तो आपके पास जो आंसर बनकर आएगा वो यह आएगा। तो अगर आपके पास सवाल ये बनकर आ जाता है कि आप सोच ही नहीं पा रहे कि आपके पास जो ब्रैकेट में सवाल मतलब दो वैल्यूज क्या ऐड करें, जो मल्टीप्लीकेशन करके तो भाई हमारे पास क्या आना चाहिए 6, और भाई ऐड करके भी 6, क्या आप खुद सोच सकते थे ऐसा सवाल? नहीं ना। तो अगर वहां ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाते हो तो आपको रामबाण इस धराचार्य फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। ठीक है ना, आपको किस चीज का इस्तेमाल करना है, धराचार्य फॉर्मूले का। अब देखो ये सवाल है हमारे पास कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव अ इक्वल रूट्स। मतलब उनके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल हैं। तो के की वैल्यू, ये सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, स्टार लगा लो इस सवाल, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है एनसीईआरटी का सवाल। अच्छा, रूट्स कैसे हैं भाई, दे हैव टू इक्वल रूट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो ए की वैल्यू है वो 2 है, बी की वैल्यू जो है वो के है,
और सी की वैल्यू जो है वो 3 है। रूट्स कैसे हैं? इक्वल है। अब रूट्स अगर आपके पास भाई इक्वल बनकर आ गए तो इट मींस डी बराबर 0 है। रीजन, रूट्स कैसे हैं? इक्वल हैं। आई बात समझ में? रूट्स इक्वल तो डी की वैल्यू क्या होगी सर? 0। अगर डी बराबर आपके पास 0 आ जाता है तो इसका मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर आपके पास वैल्यू कितनी होगी? 0, है ना। डी की वैल्यू कितनी होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वो भी तो 0 के बराबर होगा। अब वी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? के स्क्वायर माइनस 4। ए की प्लेस पे आपको 2 लिखना है और सी की प्लेस पे आपको 3 लिखना है, इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर आपके पास वैल्यू कितनी बन जाएगी? 4 दूनी 8, 8 तिया 24, माइनस के 24 बराबर 0। 24 को आप उधर लेकर जाते हो तो के स्क्वायर बराबर आपके पास कितना आ जाएगा? 24। तो के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी √24। जब 24 को आप लिखना है तो के की वैल्यू आपके पास, देखो रूट्स में कोई वैल्यू बाहर बनकर आती है तो प्लस माइनस क्या आती है? पहली बात तो ये, तो आप इसे क्या लिख सकते हो? 2√6। तो प्लस माइनस क्या है? 2√6 आपका आंसर हो जाएगा के की वैल्यू। बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। के की जो वैल्यू बनकर आ जाएगी सर वो आपके पास कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस के √2√6। ठीक है ना। कोई भी रूट से कोई वैल्यू बाहर आती है तो प्लस माइनस क्या आती है। सेम ही ये क्वेश्चन है हमारे पास। अगर आप इस क्वेश्चन को अंदर मल्टीप्लीकेशन करते हो तो के एक्स स्क्वायर, इसकी इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करते हो तो माइनस के 2kx और प्लस का 6 इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन का भी d बराबर 0 है तो इट मींस बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू आपके पास कितना बन जाएगा? 0 के। आगे बात समझिए। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac आपके पास कितना बनकर आ गया सर? 0 आ गया। तो बी की प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? माइनस के 2k का स्क्वायर माइनस 4। ए की प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? के। और सी की प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? 6 इक्वल टू 0। सिंपल बात है। तो आपके पास कितना बचा? 4k स्क्वायर और 24k इक्वल टू 0। यहां तक बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई? अच्छा, इन दोनों वैल्यू में सर भाई आपके पास कॉमन क्या आना है? कॉमन आपके पास क्या बनकर आएगा? 4k। 4k को कॉमन लिया तो k माइनस के 6 बचा इक्वल टू 0। यहां से हमें यह पता चल रहा है कि k की दो वैल्यू बनकर आ रही है, एक तो 0 और एक 6। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल क्लिस्टर बाल। अगर k की दो वैल्यू बनकर आ रही है, एक तो 0 और एक 6। अच्छा ये बताओ, 0 को अगर मैं यहां पुट करता हूं क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी? अगर मैं k की प्लेस पे 0 को पुट कर दूं तो इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं होगा। आई भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनेगी। अगर k की प्लेस पे 0 रख देता हूं तो ये वाली जो टर्म है भाई 0 बन जाएगी। जब 0 बन जाएगी, क्या 6 बराबर 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इट मीन जो k का जो एग्जैक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, तो k बराबर हमें क्या लिखना पड़ेगा? 6। तो k का जो आंसर होगा वो कितना होगा आपके पास? 6। उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। देखो, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स देन सी इज इक्वल टू व्हाट? भाई सिंपल सवाल। क्या इससे सिंपल सवाल हो सकता है? अच्छा ये बताओ, क्या इससे सिंपल सवाल हो सकता है? आप मुझे एक बात बताओ भाई, ये सवाल आपके पास है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। क्वेश्चन में हमें सी की वैल्यू बतानी है और रूट्स रियल और इक्वल है, तो डी तो भाई 0 होगा इसका। जब डी 0 होगा तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac 0 होगा। जब बी स्क्वायर माइनस के 4ac 0 होगा तो इट मींस आपको वैल्यू किसकी निकालनी है भाई? सी की निकालनी है। आराम से निकाल देंगे हम। माइनस के 4ac को इधर लेके गए तो हमारे पास वैल्यू कितनी बनी? बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। अब सी की वैल्यू निकालनी है तो 4a को इधर ले आओ तो बी स्क्वायर अपॉन 4a बराबर क्या बन जाएगा? सी। आपका आंसर बनकर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? बी स्क्वायर अपॉन 4a लिख दो। हाँ, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सवाल था भाई। अच्छा पीवाईक्यू क्वेश्चन है, 2023 के अंदर आया था। एक और सवाल मैं कराता हूं आपको। अच्छा, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। बाकी के जो बचे कुछ क्वेश्चन है वो 4.3 एक्सरसाइज के, वो बेसिक बेसिक सवाल है, वो अपने आप अच्छी तरीके से आप कर लोगे। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है आपको कैसा करना है? राइट द नेचर ऑफ द रूट्स। अब रूट्स का भाई नेचर बताना है। तो क्या इसका मैं डी निकाल सकता हूं? डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। बी की वैल्यू हमारे पास है माइनस के 6 का स्क्वायर माइनस के 4। ए की प्लेस पर है सर हमारे पास 9 और बी की प्लेस सी की प्लेस पर है हमारे पास माइनस के 2।
तो 6 का स्क्वायर हमारे पास 36, ये वाला माइनस प्लस का 9 चौक 36, 36 दूनी 72, 108 आपके पास वैल्यू बनकर आई है ना। तो इसका मतलब है कि डी की वैल्यू हमारे पास 108 बनकर आई है भाई। 108 जीरो से बड़ा होता है तो इट मीन डी की जो वैल्यू आपके पास बनकर आई है वो जीरो से बड़ी बनकर आई है। अगर आप जीरो से बड़ी वाला टेबल देखते हो, मैंने आपको समझाया था नेचर ऑफ द रूट्स। अब नेचर ऑफ द रूट्स में मैंने आपको क्या सिखाया है, अगर डी की वैल्यू आपके पास जीरो से बड़ी है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। और क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ऑप्शन दे। अब डी की वैल्यू जीरो है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, नो रियल रूट, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। टू इक्वल तो हो ही नहीं सकते। टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट, यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। मोर देन टू रियल रूट्स, भाई इक्वेशन ही क्वाड्रेटिक है, दो से ज्यादा रूट्स तो किसी इक्वेशन के हो ही नहीं सकते। ठीक है ना। तो आज का ये कैसा था, लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आज का ये कौन सा क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूं आपको नेचर ऑफ द रूट्स, फैक्टराइजेशन और न्यूमेरिकल्स वाले जो क्वेश्चंस थे आपको बहुत अच्छी तरीके से, वर्ड प्रॉब्लम वाले जो क्वेश्चन थे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना। जो जो क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाए हैं, आप एक कमेंट बॉक्स में जरूर एक थोड़ा लाइक वाइक करो, कमेंट करो, सपोर्ट करो भाई। और अपनी ये जो प्लेलिस्ट है ना, जो जेएस टॉपर्स पॉइंट में मैंने ये प्लेलिस्ट बना रखी है, अभ्यास बैच कंप्लीट क्लास 10, इस प्लेलिस्ट को शेयर करो या फिर इस लेक्चर को शेयर करो भाई, शेयर जरूर करो, अपने दोस्तों में शेयर करोगे, ठीक है ना। तो सपोर्ट मिलेगा और अच्छे अच्छे लेक्चर आपको इस तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट। पहली बात जो आप देखते हो कि आप हर एक जगह क्या चल रहा है, बैच 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 बैच। मैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट जेएस टॉपर्स पॉइंट में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रहा हूं, प्लेलिस्ट जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है ना। तो प्लेलिस्ट को शेयर करना, जो जो मैंने बातें आपको पूछी है वो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखना। ठीक है ना। और चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अगला जो लेक्चर होगा उसकी जानकारी भी मैं आपको दे दूं। आपने नोटिस करा होगा कि मैंने दूसरा चैप्टर आपको पढ़ाया था, जो पहला चैप्टर तो बेसिक था, दूसरा चैप्टर पढ़ाया था, फिर एक लेक्चर आया था मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यूज और एमसीक्यू या फिर सीबीक्यू क्वेश्चंस का। दूसरा चैप्टर मैंने आपको तीनों एक्सरसाइज पढ़ाई, उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया, मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू, सीबीक्यू और एमसीक्यू क्वेश्चन। अब चौथा चैप्टर इस वाले लेक्चर के साथ साथ ये चौथा चैप्टर खत्म हो गया, इस चैप्टर में और कुछ है नहीं। अब हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में भाई, बहुत चीजें अलग अलग जो है वो बहुत चीजें हैं। ट्रेन के क्वेश्चन इस चैप्टर के अच्छे अच्छे सवाल पढ़े हैं, स्विमिंग पूल का क्वेश्चन इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे पढ़े हैं। दूसरी बात आपके पास अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। तो अगला जो लेक्चर आपके पास बनकर आएगा वो पीवाईक्यू और सीबीक्यू क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बनकर आएगा। तो बहुत अच्छी तरीके से हम एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं भाई, सीबीक्यू को क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, पीवाईक्यूज को कवर कर रहे हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हो तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आप पूरी क्लास 10 की जो मैथ है बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लोगे। ठीक है ना। और आपके मार्क्स, मैं भाई दावे के साथ कहता हूं, आपके मार्क्स जो आएंगे ना 95 से तो ज्यादा ही ज्यादा है, अगर आप बिल्कुल शिद्दत से पढ़ते हो। क्यों, क्योंकि भाई मेरा जो ध्यान है वो कॉन्सेप्ट पढ़ाने पे है, सवाल को रटवाने पे नहीं है। अगले लेक्चर का वेट करना, जो अगला लेक्चर है वो आपके पास जो आएगा, देखो ये वाला जो लेक्चर है वो आपको सैटरडे को मिल रहा है ना, आज शायद ये सैटरडे को आपके पास अपलोड हो जाएगा। जो मोस्ट इंपोर्टेंट वाला जो लेक्चर है वो आपको मंडे को मिल जाएगा। और हमारा जो लेक्चर होता है शाम को 7 बजे ही होता है और एक दिन छेक के एक दिन के बाद आता है। ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जय हिंद।